डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जुड़ चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज के सबसे बड़े न्यूज मेकर वही हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत स्वागत है और बहुत अच्छी खबर लेकर आप हिंदुस्तान के सामने आए हैं। हालांकि आज तक पर ही आपने सबसे पहले कहा था कि वैक्सीन नए साल तक आ जाएगी, लेकिन हम समझें कि ये हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर 2021 होने वाला है हमारे लिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो हमारे देश में खुद ही जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, वो फेज 3 के फेज में है और वो उसका भी अंतिम चरण है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर्स के पास पूरा अपना डेटा ये इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे, जिससे इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो नया दौर है कि ये सब लोगों को हम वैक्सीन कैसे लगाएं, प्रायोरिटाइज कैसे करें, सारे देश में वैक्सीन को हम कैसे बांटें, वो शुरू होगा, जो अगले साल के पहले कुछ महीनों में किया जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, जैसे फाइजर की वैक्सीन आई तो बताया गया कि उसे -70 डिग्री पे स्टोर करना पड़ता है। ये जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन होंगी जो इंडिया में ही डेवलप हुई हैं, क्या इनको बाकी वैक्सीन पर एज होगा? क्या ये ज्यादा सूट करेंगी एक भारतीय को? बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये ग्लोबली माना गया है कि जो वैक्सीन इंडिया में बन रही है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, या भारत बायोटेक की हो, ये जो है ये भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि इसको जो वैक्सीन स्टोरेज या कोल्ड चेन मेंटेन करने की जो जरूरत है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ये समझना होगा कि भारत जो है उसका एक बहुत अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारे देश में, बच्चों के वैक्सीनेशन का। चाहे हम इंद्रधनुष की बात करें, चाहे पल्स पोलियो की बात करें, हमारा ऑलरेडी एक बहुत अच्छा नेटवर्क है वैक्सीनेशन का पूरे देश में। लेकिन अब उसको हमें एकदम हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो संख्या है जिन लोगों को वैक्सीनेट करनी है अडल्ट्स की, बच्चों की संख्या कम है, वो हमें एकदम उसके लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो जो चेन है वो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ उसी की कैपेसिटी अगर हम बढ़ाएं और हम एक मैकेनिज्म बनाएं कि इतने सारे लोगों को हम साथ साथ कैसे पूरे देश में वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो ये काम मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। पर क्या ये जो कोरोना की वैक्सीन हैं, जैसे फाइजर का हमने जिक्र किया, या फिर दुनिया में जो बाकी और वैक्सीन डेवलप हो रही हैं, जो कोल्ड चेन की बात होती है, क्या सबके लिए तापमान उतना ही कम रखना पड़ता है, या जो हमारी अपनी वैक्सीन होंगी उसके लिए कुछ ऐसा होगा उनकी स्टोरेज का जो थोड़ा सा शायद ज्यादा आसान होगा? जो भारत में वैक्सीन बन रही है भारत बायोटेक की और जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, वो आम फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का उनका रख सकते हैं, और उसमें वो वैक्सीन जो है वो सेफ है और कोल्ड चेन मेंटेन हो सकती है। और जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन है जो -20 जिसके स्टोरेज चाहिए, वो भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज हैं। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है वो -70 डिग्री उसका स्टोरेज है, उसके लिए जो है कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना बहुत मुश्किल है। और अगर हम देखें कि अगर हमें छोटे शहरों में, गांव में वैक्सीन लगानी है, तो वो कोल्ड चेन -70 की मेंटेन करना मुश्किल होगा। लेकिन जो भारत में वैक्सीन बन रही है, और ये तो मैं कहूंगा कि भारत के लिए नहीं, सारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ये जो वैक्सीन भारत में बन रही है, ये एक बहुत उनके लिए बहुत कामयाब रहेगी, क्योंकि सारे देशों में ये कैपेसिटी ऑफ -70 नहीं है। और हमारे जो वैक्सीन बन रही है वो हर और देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में और जगह भी काफी कामयाब हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि इससे पहले कभी कोई वैक्सीन इतनी जल्दी समय में, इतने कम समय में डेवलप नहीं की गई पूरी दुनिया में। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अभी तक वैक्सीन आई भी नहीं है, कई दशक बीत जाने के बाद भी। तो इस वजह से कई जो नेसेयर्स थे वो अपनी तरफ से बहुत सारे डाउट्स उठाने लगे कि इतनी तेजी से अगर किया जाएगा तो इसके अपने साइड इफेक्ट्स और अपने नेगेटिव पहलू एक हो सकता है। क्या हम ये समझें कि पूरी दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में जो ये स्वदेशी वैक्सीन हमारे सामने आने वाली है वो उन सारी आशंकाओं को दरकिनार करके है? बिल्कुल, इसमें 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि जो वैक्सीन है, कोविड को 1 साल ही हुआ है, लेकिन जो कोविड को वैक्सीन बनाने का जो प्लेटफॉर्म था वो कई सालों से चल रहा है। चाहे हम मर्स कोरोना वायरस, जो एक और वायरस है मिडिल ईस्ट में, या पहले जो सार्स हुआ था कोविड-1, उसके रिसर्च के बेसिस पे कई नए वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही थी। और जब ये पैंडेमिक हुआ तो ऑलरेडी हमारे पास एक बेस था जिसपे हम वैक्सीन, जो नए प्लेटफॉर्म है, उन पे ट्राई कर सकते थे। तो इसलिए ये जो टाइम था ये कम हो गया।
दूसरी चीज ये हुई कि सारी दुनिया में एक कोलैबोरेशन शुरू हुआ कि हम सब लोगों की एक दूसरे की मदद की, जिससे हम एकदम आगे बढ़ पाए। और हमने ये डिसाइड किया कि रादर देन कि हम सीक्वेंस में चले, हम साथ साथ सारे काम शुरू किए, चाहे फेज 1 ट्रायल हो, फेज 2 ट्रायल हो, फेज 3 ट्रायल हो, या फिर प्रोडक्शन की बात हो, वो साथ साथ काम हमने शुरू किया। उसमें कुछ ये रिस्क था कि अगर वैक्सीन कामयाब नहीं होगी तो काफी फाइनेंशियल लॉस हो सकता था, लेकिन वो रिस्क लेके ये जो काम जो है, जो सीक्वेंस में होता है कि पहले आप फेज 1 ट्रायल करते हो, उसका डेटा देखते हो, उसके बाद फेज 2 ट्रायल करते हो, उसका डेटा देखते हो, फिर फेज 3 ट्रायल करते हो, इसके ये सीक्वेंस की जगह सारी चीजें साथ साथ की गई, रिस्क लिया गया, और वो उससे हमें टाइम जो है वो हमारा कम हो गया। लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक सेफ्टी और एक एफिकेसी, और इन दोनों चीजों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और ये बहुत जरूरी है कि इस दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम पूरे देश को वैक्सीन लगाएं तो वो सेफ होनी चाहिए। ये हमें नहीं होना, आशंका नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हो या वैक्सीन से ही कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरा, उसका असर होना चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए कि वो मोर्टेलिटी घटाए, लोगों की डेथ रेट कम करें, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनमें जो डेथ्स हैं वो ना हो, और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम रोकें। तो जिन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम वैक्सीनेट करें, जिससे ये दोनों चीजें हो कि एक तो केसेस कम हो क्योंकि वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटेगा, और दूसरा मोर्टेलिटी कम हो, डेथ्स कम हो, क्योंकि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, फिर हिंदुस्तान में पहले तो ऐसा सबको लगा कि शायद सबको वैक्सीनेशन हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, लेकिन ये 30-35 करोड़ की संख्या अगर कही जा रही है कि सिर्फ उतनों को वैक्सीन मिलेगा, तो इसके पीछे की सोच क्या है? तो जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पीछे हम वैक्सीन लगाने के साथ साथ क्या चाहते हैं, हम दो चीजें चाहते हैं। एक ये चाहते हैं कि हमारी डेथ्स बिल्कुल कम हो जाए, जीरो ही हो जाए, कि कोई व्यक्ति कोविड के कारण ना मरे। तो इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी है, बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको हम वैक्सीनेट करें। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो केसेस हैं वो एकदम कम हो, जिससे हमारी जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। उसके लिए हमें ये करना है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। तो अगर हम एक सफिशिएंट मास को वैक्सीनेट कर पाए, तो वो जो व्यक्ति, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति और आगे इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा, क्योंकि उसके आसपास अगर सफिशिएंट लोग वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीन की जो स्प्रेड है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि हमें पूरे 100% लोगों को वैक्सीनेट करना है। अगर पॉपुलेशन जो है, एक सिग्निफिकेंट मास जो है, नंबर वैक्सीनेट हो जाए, जिससे स्प्रेड जो है बीमारी का वो रुक जाए, तो केसेस एकदम कम हो जाएंगे, हमारे केसेस भी कम होंगे और हमारी डेथ रेट भी कम होगी। लेकिन इस सारे जो तो अभियान है, इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसलिए आस्ता आस्ता कुछ महीनों में ये होगा, और आस्ता आस्ता जैसे जैसे वैक्सीन के डोजेस बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इससे ज्यादा मात्रा में भी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो क्या ये सही है कि जिन लोगों को पहले ही कोरोना हो चुका है वो वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी नहीं रहेंगे? देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि हम ये पता करें कि किनको कोविड हुआ है और किनको नहीं हुआ है, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि ऑलमोस्ट 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हुआ है और उनको पता भी नहीं चला, वो एसिम्टोमेटिक रहे और वो ठीक हो गए। और जब हम सीरो सर्वेलेंस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनमें एंटीबॉडीज आ गई हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपको कोरोना कभी हुआ था और अब आप ठीक हो गए हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो मेहनत लगेगी, उसका जो हमारे पास टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसका ये मतलब हो कि हम सारे लोगों को पहले टेस्ट करें कि आप में एंटीबॉडीज हैं, और फिर उसकी रिपोर्ट के बाद डिसाइड करें कि आपको वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो एक्सरसाइज है, इससे टाइम भी वेस्ट होगा, खर्चा भी ज्यादा आएगा, और इसीलिए हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए, चाहे उनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। उससे एक और फायदा भी है तो क्या कि हम ये कहते हैं कि हमें ये पता नहीं कि इम्यूनिटी कितनी देर रहेगी, और जिसको मान लो मई में कोविड हुआ था, अब उसकी इम्यून रिस्पॉन्स कितना है। तो हो सकता है कि अगर हम उनको वैक्सीन दे तो एक उसका बूस्टर इफेक्ट हो जाए, तो उसकी इम्यूनिटी फिर से बढ़ जाए और उसको काफी हद तक उससे राहत मिल जाए। इसलिए सब लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी है और उसमें काफी हद तक लॉन्ग टर्म फायदा भी रहेगा। तो पहले फेज में भले ही 30-35 करोड़ हैं सिर्फ, आपके हिसाब से क्या पूरी पॉपुलेशन को आखिरकार अंतिम चरण तक
सबको वैक्सीनेट करना चाहिए? देखिए, इस पे ये जरूरी नहीं है, और ये डिपेंड करेगा कि पैंडेमिक आगे कैसे बिहेव करता है और वैक्सीन की एफिकेसी कैसे रहती है। अब इसमें दो तीन चीजें मैं समझाना चाहूंगा। एक तो हम कहते हैं एफिकेसी और एक कहते हैं इफेक्टिवनेस। दोनों में कुछ थोड़ा सा अंतर है। एफिकेसी जो है वो हम जैसे कह रहे हैं कि एफिकेसी 94% है, 70% है, ये जो है फेज 3 ट्रायल में है। इफेक्टिवनेस होता है जब हम वैक्सीन बहुत सारे लोगों को, आम जनता को लगाते हैं, तो थोड़ा सा एफिकेसी से इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो सकती है या उतनी ही रह सकती है, क्योंकि तब हम आम जनता को लगा रहे हैं और उनमें कई और कोमॉर्बिडिटीज है, कई और कंडीशन है जो फेज 3 ट्रायल में हमने कवर नहीं की थी। तो हो सकता है कि एफिकेसी और इफेक्टिवनेस साथ साथ ना जाए। दूसरा ये है कि पैंडेमिक कैसे बिहेव करता है और वैक्सीन उसको कैसे कंट्रोल करती है। अगर हम ये कहें कि हमारी वैक्सीन इतनी अच्छी है कि वो पूरी स्टेराइल इम्यूनिटी देती है, कि जिसको हमने वैक्सीनेट किया उसको कोविड बिल्कुल ही नहीं हुआ, इतनी एंटीबॉडीज बन गई कि वो वायरस उसके जैसे उसको एक्सपोजर हुआ तो इन्फेक्शन बिल्कुल हुआ नहीं, तो फिर हम ये कह पाएंगे कि बिल्कुल हम पैंडेमिक कंट्रोल कर लेंगे इमीडिएटली और शायद बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीन करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में वैक्सीन जो है वो आपको इन्फेक्शन से ना बचाए, आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको कुछ हद तक थोड़ा एक्सपोजर हुआ, इन्फेक्शन हुई और आपके गले में वायरस कुछ टाइम तक रहा और आप इन्फेक्टिव हो गए। आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं लेकिन आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुई। वैक्सीन इस टाइप की प्रोटेक्शन भी दे सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर पैंडेमिक कुछ हद तक और कुछ और देर तक चल सकता है और फिर हमें और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो जैसे पैंडेमिक बिहेव करेगा और जैसे वैक्सीन की एफिकेसी आगे आएगी तो ये दोनों चीजें डिसाइड करेगी कि कितने लोगों को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा। एक और फाइनल चीज वो है कि वैक्सीन कितनी देर तक कामयाब रहती है, उसकी इम्यूनिटी कितनी देर रहती है। लोगों का मानना है कि ये कम से कम 9 महीने साल भर रहेगी, लेकिन ये तो हम फॉलोअप में ही पता चलेगा कि फिर से आपको वैक्सीनेट करने की जरूरत तो नहीं है। तो वो भी डिसाइड करेगा कि हमें जिन लोगों को वैक्सीनेट किया है 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से वैक्सीनेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जिससे ये फिर से इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीजें अगले साल हमें कुछ महीनों में आइडिया होगा और तभी हम ये कह पाएंगे कि एक्चुअली कितने लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए जिससे हम पैंडेमिक से छुटकारा पा पाए। हालांकि बाकी जो बीमारियां होती हैं उनके साथ एक सीजन शब्द भी जुड़ जाता है। फ्लू सीजन में फ्लू, उससे पहले लोग चाहते हैं कि फ्लू शॉट्स वगैरह ले लें। कोरोना के लिए आपको लगता है कभी कोई सीजन होगा ऐसा कि उससे पहले लोग सोचें कि चलो हम अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेते हैं? क्या आपके हिसाब से दुनिया नॉर्मल हो पाएगी? जैसा हम पहले जीते थे वैसा इन वैक्सीन के आने के बाद हमारी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हमारी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जिंदगी को नॉर्मल होने में 2 फेजेस होंगे। एक फेज ऐसे होगा जब केसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे और हमें अपने तरफ से सतर्क तब भी रहना पड़ेगा, मास्क लगाने पड़ेंगे, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन फिर इस अगले साल के एंड में या उसके अगले साल में ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि हम कहें कि अब बिल्कुल ही कम केसेस हो गए हैं और हम बिल्कुल बैक टू नॉर्मल प्री कोविड एरा में भी पहुंच गए हैं। तो ये 2 फेजेस में पैंडेमिक बिहेव कर सकता है। ये तो अगले साल में जैसे जैसे वैक्सीन सब लोगों को लगेगी तो हमें क्लियर हो जाएगा कि आगे कैसे बिहेव करेगा। डॉक्टर गुलेरिया, हमने पहले भी देखा है बाकी बीमारियों के लिए जब वैक्सीन आई बड़ी मुश्किल हुई अथॉरिटीज को, लोगों को ये कन्विंस करने में कि ये वैक्सीन लगाना चाहिए। अगर हम वाकई एक ऐसे दौर की तरफ देखते हैं जहां पर सारे के सारे वो इम्यूनिटी डेवलप कर लें अपने भीतर, आपको लगता है कि भारत में एक ऐसा कैंपेन भी चलाने की आवश्यकता पड़ेगी कि लोग भरोसा करें और आगे आए लगवाने के लिए इन वैक्सीन को? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वैक्सीन में लोगों में अवेयरनेस जो है क्रिएट करना कि ये सेफ है, इफेक्टिव है और उससे हमें पैंडेमिक से छुटकारा मिलेगा, वो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए कई हम कदम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रोमिनेंट लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए और वैक्सीन खुद लगानी चाहिए कि देखो हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो हमें पता है कि ये सेफ है, इसलिए उससे लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर हेल्थ केयर वर्कर्स और सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो खुद वैक्सीन अपने में लगाएंगे तो और लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर डॉक्टर साहब लगा रहे हैं तो हम भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें कैंपेन करके लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी है
कि ये वैक्सीन जो है ये सेफ है, इसको लगाने से हमें हमें फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, लोगों को बैक टू नॉर्मल आने में फायदा होगा, हम जल्दी बैक टू नॉर्मल आ पाएंगे। लेकिन साथ वैक्सीन लगाने आने के साथ साथ हमें लोगों में अवेयरनेस और वैक्सीन के बारे में उसका जो फायदा है उसके लिए भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात सही है कि हर एक नई चीज में लोगों को थोड़ा शक रहेगा, और इस वैक्सीन के साथ तो और भी ज्यादा शक रहेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि एक इतने कम समय में वैक्सीन बनी है, पता नहीं अगर लगा लिया तो बाद में जाके हमें क्या हो सकता है। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि वैक्सीन जो है ये इसकी सेफ्टी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और अगर हम पूरे डेटा को कंबाइन करें, अगर हम सारे वैक्सीन ट्रायल्स को कंबाइन करें जो फेज 3 में हुई हैं, तो 80,000 से ज्यादा लोगों को दुनिया में वैक्सीन लग चुका है अभी। अगर हम सारी वैक्सीन जो देखें, चाहे वो मॉडर्ना की हो, चाहे एस्ट्राजेनिका की हो, चाहे वो फाइजर की हो, और अभी तक किसी भी ट्रायल में कोई मेजर सिग्नल ऐसा नहीं आया कि काफी ज्यादा लोगों को कोई मेजर साइड इफेक्ट हुआ हो। इसलिए जो सिग्नल्स अभी तक आए हैं सारे वैक्सीन ट्रायल से, वो बहुत इंकरेजिंग है कि वैक्सीन इफेक्टिव भी है और सेफ है। अब हम यही कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट होगा, तो वो तो हर एक वैक्सीन जो हम लगाते हैं उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो 6 महीने, साल, 2 साल बाद ही पता चलता है। लेकिन वो बहुत कम चांसेस हैं कि उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो। मेन साइड इफेक्ट जो है वो पहले 2-3 महीने में ही पता चल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया हमसे बातचीत करने के लिए, और ये 2020 की इकलौती गुड न्यूज हम एक तरह से कहें तो हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।